हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर्स। यार आज जो है अपन क्लास 10 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो कि जियो का एक चैप्टर है उसके अपन बेसिकली समरी देखने वाले हैं गाइस। यार ये ओनली एंड ओनली समरी है, ओके। सो यार स्टार्ट करता है अपन बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट थिंग आती है कि चैप्टर के नाम पे कि यार रिसोर्सेज क्या होता है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट थिंग अपने दिमाग में ना बेसिकली यही आती है, रिसोर्स क्या होता है। तो यार बेसिकली रिसोर्स क्या, बहुत सही डेफिनेशन है और एक नंबर में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। यार एवरीथिंग अवेलेबल इन इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ जो है अपने इन्वायरमेंट जो अपने पर्यावरण में अवेलेबल है, जो कि विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड, जो कि अपने नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। परंतु कंडीशंस क्या है कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, कि वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उसको रिसोर्स कहेंगे। तो यार सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है ना, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ विदाउट टाइम इसकी। सो फर्स्ट थिंग ऐसी है कि यार कोई भी इन्वायरमेंट में चीज़ जो अपनी सेटिस्फाई, जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब क्या है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। लाइक आपको अगर वाटर की ज़रूरत है, ठीक है, आपको प्यास लगी है तो आपको वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका नीड क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, पानी, ठीक है। आप पानी लोगे, खाना तो लोगे नहीं प्यास लगेगी तो अगर आपको वहाँ पे पानी मिल गया तो आपके लिए रिसोर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसने आपकी नीड को सेटिस्फाई किया। समझ आ रही है आपको चीज़। परंतु यहाँ पे कंडीशंस भी दे रखी है कि फर्स्ट कि वो टेक्निकली फिजिबल होना, सॉरी, वो जो है टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ओके। तो आपको समझ आया ना कि इतना अपन ने कर लिया कि जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो जो पानी है उसने अपनी नीड को सेटिस्फाई किया। अब टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि अपने पास में उतनी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि अपन उसका एक्सेस कर पाए, ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्स होता है जिनको अपन निकाल नहीं सकते बिकॉज कि अपने पास में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। लाइक जो समुद्र होता है, अपन को पता है कि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो अपन उसको निकाल क्यों नहीं लेते, यूज़ क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं। अपन को पता है H2 + O2 पानी बनता है, पानी की कमी है, पानी की किल्लत है ना, तो क्यों नहीं बनता यार, बिकॉज अपने पास में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए चीज़ जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। लाइक पानी है तो पानी है अपने पास में, ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। लाइक सपोज करो कि कुछ ऐसी चीज़ निकाल रहे हैं अपन, कुछ ऐसा रिसोर्स, अपन को कोई ऐसी इन्वायरमेंट में चीज़ मिल गई जो अपनी सेटिस्फाई को भी नीड कर रही है, अपने पास में टेक्नोलॉजी भी है बट इतने पैसे नहीं है अपने पास में, तो वो चीज़ अपन रिसोर्स नहीं कह सकते उसको, ठीक है। अगर कोई चीज़ इकोनॉमिकली भी फिजिबल है कि हाँ पैसे भी सही है उसके, अपने पास सेटिस्फाई नीड को भी कर रही है, पर अपने पास में निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको भी अपन रिसोर्स नहीं कहेंगे। मतलब तीनों चीज़ें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी कौन सी है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। सपोज ये कोई भी मंदिर मस्जिद जो भी मानना है आपको मान लो, उसके नीचे बहुत सारा कोयला पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कहते हैं ना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस रिलीजन के लिए। तो आप लोगों ने कहा कि यार कोल निकालना है हमको, इस मंदिर को हटाओ यहाँ से, तो क्या वो हटाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वो आपको मार के भगा देंगे। तो इससे क्या पता चलता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, मतलब कि इस कॉल जो था उसको अपन रिसोर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपको समझ आया आई थिंक रिसोर्स क्या होता है, ओके। सो अब अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्या रिसोर्स को कितने टाइप में बांटा गया, ध्यान रखना। बेसिकली 4 टाइप में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, ऑनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं ओरिजिन का, ठीक है। बेसिकली मैं आपको छोटे लेवल में पढ़ा रही हूँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है कि वो जो रिसोर्स है ना अपने, वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है, लाइक उनका ओरिजिन कहाँ है। तो 2 टाइप के होते हैं ओरिजिन में, बायोटिक और एबायोटिक। ऐसे रिसोर्स जो कि लिविंग है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स को कहते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि प्लांट्स को कह सकते हो, प्लांट्स भी तो अपने लिए एक रिसोर्स है कि नहीं, अपन को वुड वगैरह देता। सो वो लिविंग है तो वो बायोटिक हो गया। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे कि मिनरल्स, लाइक मेटल्स वगैरह, ठीक है। सो सेकंड आता ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, मतलब ख़त्म होने की, मतलब कितने दिन तक चलेंगे, कितना चलेगा वो रिसोर्स, उसको कहते हैं एग्जिस्टेबिलिटी।
तो दो टाइप के होते हैं, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब होता है जो बार बार रीन्यू हो सके, बार बार बन सके। लाइक अब सोलर एनर्जी, सूर्य की एनर्जी को कितना भी यूज कर लो वो वापस बन जाएगी, खत्म नहीं होगी, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल इसी का उल्टा, जो वापस रीन्यू नहीं हो सके। और इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बनने के लिए हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने के लिए, पर ये लिमिटेड में होता है, खत्म हो सकता है। लाइक कोयला कोयला बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट मतलब लिमिटेड अमाउंट में ना, आपको पता होगा। आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की, ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्स क्या है। फर्स्ट आता है इंडिविजुअल। सपोज करो मोबाइल है, मेरा मोबाइल, तो मेरी रिसोर्स है क्योंकि मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबल है तभी मैंने लिया, मतलब टेक्नोलॉजी है तभी फ़ोन बना, इकोनॉमिकली फिजिबल है, ठीक है, मेरे पैसे, तो कल्चरली लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे फ़ोन को। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ मेरा रिसोर्स है, इसको तुम अपना नहीं कह सकते। कम्युनिटी, जैसे कि एक पार्क है, ठीक है, वो इधर रहने वाली कम्युनिटी का ही है, तो उस कम्युनिटी के लिए वो एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। नेशनल, मतलब अगर कोई टेम्पल है तो वो सारे पूरे देश का है, ऐसा नहीं सिर्फ तुम्हारा है, कम्युनिटी में रहने वालों का नहीं। और इंटरनेशनल, ठीक है। और नेशनल में एक चीज़ ध्यान रखना, लाइक ये अपना इंडिया है, इधर ओशियन से दोनों साइड में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान निकोबार जो आइलैंड वगैरह भी है इधर। सो इस ऑक्सीजन के साउथ वाले साइड बता दूँ, ऑक्सीजन क्या, सॉरी, ओशियन के 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब 12.2 किलोमीटर तक की जगह है ओशियन की, ये भी नेशनल में गिनी जाती है, अपनी ही गिनी जाएगी देश की, ठीक है, इसमें जो भी मिलेगा। इंटरनेशनल मतलब पूरे जगह का जो भी है, लाइक 12 नॉटिकल माइल से बाहर का क्या है, इस पे तुम अपना हक नहीं चला सकते इंडिया वाले, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, चाइना, क्योंकि ये सबका है, बिना कंसर्न के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आता है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार ये बहुत काफ़ी सही डेफिनेशन, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि हर बार ये पूछी जाती है, ठीक है, हर बार इसका आना तय होता है, तो इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसमें क्या बोला गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment। कि यार इस सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग है ऐसा डेवलपमेंट करो जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। लाइक अपन कोल माइनिंग कर रहे हैं, अपन मतलब कोल को अंदर से निकाल रहे हैं धरती से, तो क्या उसको इन्वायरमेंट को असर होता है? यार बहुत ज़्यादा होता है, अपन पेड़ वेड़ काटते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है कोल को जलाते हैं, तो ऐसा कुछ डेवलपमेंट करो जिससे इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना हो, और इस तरीके से करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं हो। इट मीन्स क्या है कि सपोज करो कोयला, आपको पता है कोयला कितना कम है अपने यहाँ पे अर्थ क्रस्ट के अर्थ के अंदर। सो यार अगर आज अपन सारा कोयला यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या यूज़ करेगी? तो इसमें यही कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहा जाता है जो डैमेज नहीं करे इन्वायरमेंट को, साथ में फ्यूचर जनरेशन को देख के चले कि हाँ यार हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ना है। आगे चलते हैं रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। क्या रिसोर्स की प्लानिंग किस तरीके से की जाती है? फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले एक मतलब देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि पूरे इंडिया के अंदर किधर किधर रिसोर्स हैं, कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अपन ने मतलब कर लिया कि हाँ, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ हाँ इधर इधर जो है अपना रिसोर्स है, तो उसके लिए बेसिकली टेक्नोलॉजी वगैरह भी देख लेते हैं किस तरीके से चाहिए होगी। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ में क्या पूरे नेशन का डेवलप हो रहा है, उस भी चीज़ को देखा जाता है। आगे चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब यार बेसिकली अपन को पता है कि कितना ज़्यादा रिसोर्स का वो हो रहा है यार, कमी हो रही है, तो कंजर्व कैसे करें उस हालत में रिसोर्स को, ठीक है, उस हालत में रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं अपन, वो चीज़ अपन जो है देखते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स of natural resource means judicious and planned use of natural so that we can get the maximum possible benefit from these resources over the longest time of period। like कंजर्वेशन क्या होता है नेचुरल रिसोर्स का? इसका मतलब होता है मीन्स जुडिशियस एंड प्लान यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्या एक जैसे नेचुरल रिसोर्स है लाइक कोल मान लो, ठीक है,
देन उसका प्लान होना चाहिए कि हाँ इतना अपन इसको यूज़ करेंगे तो उससे अपन मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक। ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी कितना भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपन अभी कितना भी यूज़ कर रहे हैं अपना जितना मन में आ रहा है। आगे चलते हैं लैंड रिसोर्स। तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स, आपको पता ही होगा, अपन ने नहीं बनाई है वो, जो कि नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है यार, वाइल्ड लाइफ वगैरह, नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे, जानवरों को, ह्यूमंस को सपोर्ट करती है, अपन को रखती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ होती है, जैसे कुछ भी देख लो, स्कूल वगैरह, इकोनॉमिक की तरह ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। हाउ लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, इज इम्पोर्टेंट टू यूज लैंड फॉर द वेरियस पर्पज, केयरफुल प्लानिंग। कि लैंड को भी बहुत केयरफुल तरीके से अपन को यूज़ करना होगा, बिकॉज अभी अपन क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए अपन माइनिंग करते हैं तो लैंड खराब हो जाती है। एग्रीकल्चर में ज़्यादा पानी दे दिया हम तो सैलिनेशन हो जाता है और ख़राब हो जाती है। लैंड को भी देख के अपन को यूज़ करना होगा, ठीक है। अब लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है यार, आपने सुना होगा यार लैंड खराब हो रही है। सबसे पहले लैंड यूज पैटर्न, की लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या पैटर्न होता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, अपन को देखना होता है कि टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, एज ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, कल्चर, ट्रेडिशन। इसी तरीके से लैंड को यूज करते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है, लैंड खराब क्यों हो रही है, रेंडरिंग द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। मतलब लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली किसको कहते हैं, जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट होती है। कल्टीवेशन मतलब पेड़ पौधे, जो एग्रीकल्चर के लिए अनफिट होती है जो लैंड, उसको लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। अब सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। किस तरीके से, सॉइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब बार बार रिन्यू, इसको वापस रिन्यू हो सकती है, वापस बन सकती है। ये एक मीडियम है प्लांट ग्रोथ। बेसिकली आपको पता है कि प्लांट कहाँ ग्रोथ होते हैं, सॉइल में, सपोर्ट करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सॉइल इज लिविंग सिस्टम, आपको पता है सॉइल के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब बेसिकली क्लासीफाई हुआ है सॉइल्स का। इंडिया हैज़ वेराइड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड रियलम एंड वेजिटेशन टाइप। बेसिकली सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल आगे भी आएगी, ठीक है। आगे बता दूँ तो रेड एंड येलो सॉइल, लेटरिट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो बेसिकली एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, ये जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वैली बेसिन है इस पे मिलती है। मतलब एल्यूवियल सॉइल बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ध्यान रखना। दो टाइप की होती है, एक खादर और एक भांगर। भांगर मतलब भंगार, भंगार मतलब खराब, भंगार थोड़ी पुरानी होती है, खादर थोड़ी नई होती है, ठीक है। और ब्लैक सॉइल क्या होती है, कली काली मट्टी होती है, ये जो है कलर में काली होती है, इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है, रेगर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, सॉरी, आगे चलते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे, ठीक है। अपन ये पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है भाई। सबसे पहले यार रेड एंड येलो सॉइल मतलब कलर में रेड या येलो होगी। दीज सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। तो अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। बेसिकली ये सॉइल जो है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, जैसा कि जो इग्नियस रॉक होती है बेसिकली वहाँ पे मिलती है इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे जिस एरिया में लो रेनफॉल होता है ना। बेसिकली देखो यार, मतलब रेड एंड येलो सॉइल क्या बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना कि ये सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन द एरियाज ऑफ, जिस एरिया के अंदर लो रेनफॉल मतलब बारिश कम होए, जैसे कि ईस्टर्न साइड है, ठीक है, ये अपना इंडिया है, ईस्टर्न साइड में लो रेनफॉल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो, और जो डेक्कन प्लेटो है उसका साउदर्न साइड जो होता है उसके अंदर लो रेनफॉल होती है, वहाँ रेड एंड येलो सॉइल होती है। फर्स्टली इग्नियस रॉक क्या होती है, तो जैसे यार धरती से लावा निकलता है, सॉरी, धरती से जो लावा निकलता है वो बेसिकली जम जाता है, मोल्टन फॉर्म में हो जाता है, और वहाँ पे उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो वो जो होता है ना बेसिकली उसके अंदर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अब लैटरेट सॉइल की बात करते हैं। दिल सॉइल डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर। देखो जिस सॉइल के अंदर मतलब जहाँ पे जिस एरिया के अंदर हाई टेम्परेचर होगा और रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर भी हाई होगा, गर्मी वगैरह होगी और रेनफॉल भी हाई होता, वहाँ लैटरेट सॉइल होगी, ठीक है। एरिड सॉइल क्या होती है,
ये बेसिकली रेड टू ब्राउन इन कलर में होती है। एरिड, एरिड ध्यान रखना सिर्फ राजस्थान के अंदर होती है, मतलब बेसिकली मेन पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर एरिड सॉइल पाई जाती है। ओके, आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, इसलिए मुझे पता है। सो ये रेड और ब्राउन कलर में होती है। दिस इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। और नेचर के अंदर कैसी होती है, सलाइन होती है, खट्टी होती है। मुझे लगता है लिखने वाले ने इसको टेस्ट किया होगा। सो मजाक से के आगे चलता है। फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली ये फाउंड होती है हिली और माउंटेन एरिया, बिकॉज अपन को पता है हिली एंड माउंटेन एरिया में फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, अब आप बेसिकली अपन ये हो जाता है यार याद कैसे करेंगे इनको। एक बनाओ इस तरीके से फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख दो, एरिड, रेड, येलो, फिर लिख दो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसे कलर की होती है, आपको आराम से याद हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं सॉइल इरोजन के अंदर। बेसिकली मैं आपको बता दूं, सपोज करो ये अपनी धरती है, ठीक है। ये जो है धरती है, इसके ऊपर ये मट्टी लगी हुई है, ठीक है। ये मट्टी लगी हुई है इसके ऊपर। अब देखो अचानक वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी बाहर से आया, एयर आई, इस मट्टी को जो है वो हटा देगी, ऊपर वाली मट्टी को क्या कर देगी, हटा देगी। तो वो जो हटी हुई मट्टी है ना, उस चीज़ को सॉइल इरोजन कहता है। तो जो रिमूवल ऑफ सॉइल बाय फोर्सेस ऑफ नेचुरल पार्टिकल जैसे कि विंड, और उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। मतलब ऊपर की जो परत है ना वो हट जाती है मट्टी की, तो उससे क्या होता है कि मेन जो भी मिनरल्स वगैरह थे वो तो रह ही जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब मिनरल्स वगैरह चले जाते हैं, जो ऊपर की मेन चीज़ें वो तो चली जाती है, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर वगैरह में नुकसान भी खूब होता है। ठीक है, अब कंजर्व कैसे करें सॉइल रिसोर्स को, तो यार क्रॉप रोटेशन, टेरिस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब इसका मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर जैसे ये खेत है, ठीक है, इसके अंदर अगर जल्दी सपोज करो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, ये पेड़ है बहुत सारे, और इधर अपनी क्रॉप उगाई हुई है, ये क्रॉप है, फिर यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं या घास फूस, तो जो पानी आएगा वो पहले पेड़ों से टकराएगा, तो इससे क्या होगा, पानी का बहाव कम हो जाएगा, और क्रॉप के अंदर जो मट्टी है वो उड़ेगी नहीं, सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, और टेरिस फार्मिंग वो होती है जैसे सीढ़ियाँ लगी हुई होती है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है, तो पानी जैसे आएगा ना वो बहाव धीरे धीरे होएगा, तो उस वजह से भी नहीं होगा। ठीक है, मट्टी उड़ेगी नहीं। टेरिस फार्मिंग वही चीज़ है, और भी ऐसे तरीके हैं जिससे अपन कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को। तो आई थिंक यार आपको ये समझ आया होगा। तो आपको बेसिकली काम क्या करना है, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, इसी तरीके से चाहिए तो वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दो, सॉरी। एंड बेसिकली आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में बता दियो, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह 10 से रिलेटेड आपको चाहिए तो मेरे को बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जाओ 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 पढ़ लो, बाय बाय।